घने जंगल की नमी से भरी वो शांत सुबह, पेड़ों के पत्तों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर पड़े सागौन के सूखे पत्तों पर सुनहरे निशान बना रही थी। एक लकड़हारा पेड़ के नीचे बैठा थैले से पान के पत्ते और सुपारी निकालकर अपने बेटे के लिए पान बनाते हुए कुछ गुनगुना रहा था। जंगल में बस उसकी गुनगुनाहट और पक्षियों की हल्की सी चहचहाहट थी। अचानक जंगल की खामोशी को चीरती एक भयानक दहाड़ गूंजी और लकड़हारे के हाथ कांप गए। जैसे ही वो पीछे पलटा, सामने का दृश्य देखकर डर, पीड़ा और गुस्से से उसकी चीख निकल गई। साल 1949 की शुरुआत। भारत का मैसूर प्रांत, जिसे आज कर्नाटक बोला जाता है, इसके शहर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थित है शिमोगा जिला। शिमोगा से उत्तर पश्चिमी दिशा में नेशनल हाईवे नंबर 69 पर चलते हुए 24 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव कमसी। कमसी से इसी हाईवे पर चलते हुए 7 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है कोडी, और कोडी से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक गांव आता है आनंदपुरा। इन दोनों गांवों के मध्य में घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव है थुपुर। ये जो गांव मैंने आपको बताए हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के आसपास घटी थी ये सच्ची घटनाएं, जिनकी वजह से 5 साल तक शिमोगा जिले के लोग दहशत में जिए। चारों तरफ से कड़ेकल के घने जंगलों से घिरा कोडी गांव। यहां एक बाघ, जो कभी चीतल, सांबर और गोर जैसे ताकतवर जानवरों का शिकार करता था, अब अक्सर इस गांव के आसपास दिखने लगा था और पालतू मवेशियों को मारकर खाने लगा। वैसे तो यहां बाघ, तेंदुए का दिखना आम सी ही बात थी, लेकिन ये बाघ कुछ अलग था। जिन लोगों ने भी इसे देखा, उन्होंने बताया कि ये बाघ बहुत बड़ा था, पर जो बात इसे खास बनाती थी वो थे इसके सिर, गर्दन और चेहरे के आसपास बड़े बड़े बाल, जो शेरों के आयल जैसे दिखते थे। इस कारण इस बाघ का सिर बहुत बड़ा और भयंकर दिखता था। शुरुआत में तो इसके द्वारा मवेशियों को मारे जाने की घटनाएं कभी कभार ही होती थी, पर अब हर तीसरे दिन ये पालतू जानवरों का शिकार करने लगा। यहां के लोगों का आमदनी का स्रोत पशुधन का इस तरह नुकसान होता देख एक संपन्न स्थानीय किसान बंदूक लेकर अपने पशुओं को चराने के लिए जाने वाले चरवाहों के साथ जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। दोपहर बाद जंगल से चीतल के झुंड की आवाज गूंजने लगी और दूसरे ही पल उसे 100 मीटर दूर चल रहे अपने मवेशियों के बीच भगदड़ दिखाई दी। उसने देखा कि एक बाघ ने एक बछड़े की गर्दन को जकड़ रखा है और देखते ही देखते उसने बछड़े को जमीन पर गिरा दिया। वो जमींदार धीरे धीरे पेड़ से उतरा और पेड़ों और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ बाघ के दाईं ओर एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उस बछड़े के ऊपर बैठे बाघ ने उसे जबड़ों में दबाया और झाड़ियों की ओर ले जाने लगा। जमींदार ने बंदूक से गोली दागी, जो बाघ के दाहिने कंधे पर लगी। अचानक शोर और गोली लगने के दर्द से दहाड़ता वो बाघ बछड़े को छोड़ जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद कई दिनों तक वो बाघ इस इलाके में नहीं दिखा, तो लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि वो बाघ मर चुका है, लेकिन वो बाघ मरा नहीं था। उसने यहां से 11 किलोमीटर दूर आनंदपुरा के पास रिजर्व फॉरेस्ट में अपनी टेरिटरी बना ली और फॉरेस्ट में आने वाले मवेशियों को अपना शिकार बनाने लगा। धीरे धीरे जब लोगों के मवेशी मारे जाने लगे, तो एक और जमींदार ने इस बाघ पर गोली चला दी, जब वो बाघ इसकी भैंस को मारकर खा रहा था। गोली लगने से बाघ एक बार फिर गायब हो गया और एक बार फिर से अफवाह उड़ा दी गई कि इस बार यह बाघ मारा गया है। पिछली बार लगी गोली से यह बाघ घायल तो जरूर हुआ, लेकिन शिकार करने में असमर्थ नहीं हुआ था। पर इस बार गोली इसके दाहिने पैर में लगी, जिसने इसके पैर की हड्डी को तोड़ दिया। समय बीतने के साथ प्रकृति ने इस बाघ की हड्डी को तो जोड़ दिया, लेकिन ये टेढ़ी जुट गई, जिस कारण इसका पैर थोड़ा छोटा भी हो गया। ये बाघ अपने शिकार की तरफ घात लगाकर चलता, तो टूटे पैर के पटकने की आवाज से हिरणों की इसकी मौजूदगी का पता चल जाता और वो दूर भाग जाते। अब ये आसान शिकार यानी पालतू मवेशियों का शिकार भी मुश्किल से कभी कभार ही कर पा रहा था।
विकलांग हो जाने से शिकार करने में असमर्थ हो जाने के कारण वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। और एक समय इस बाघ की ऐसी दुर्दशा हो गई कि कुछ लोगों ने तो इसे जंगल में बांस के झुरमुटों में पाए जाने वाले चूहों तक को मारकर खाते देखा। आनंदपुरा से 4 किलोमीटर दूर नरसिंहपुरा का एक व्यापारी वेंकट अपनी पत्नी को अगले दिन वापस लौटने का बोलकर शिमोगा व्यापार के सिलसिले में गया। पर जब अगले दिन शाम तक भी वो घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी ने सोचा कि शायद अभी उनका काम नहीं हुआ होगा और वो वहीं रुक गए होंगे। पर जब अगली शाम तक भी वो घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता होने लगी और सुबह होते ही उनका बड़ा बेटा अपने पिता को खोजने शिमोगा चला आया। यहां आने पर उन्हें पता लगा कि वेंकट तो उसी दिन दोपहर के बाद आनंदपुरा जाने वाली बस में सवार हो गया था। साथ ही ये भी बताया कि हो सकता है कि वो सगरा गए हों, क्योंकि बातों बातों में वेंकट ने वहां जाने का जिक्र भी किया था। लेकिन जब 5वें दिन तक भी वेंकट घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने कोडी स्थित पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी। पुलिस द्वारा बस के कंडक्टर से पूछताछ में पता चला कि उस दिन एक व्यक्ति आनंदपुरा तो उतरा था, लेकिन उसे इससे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं थी। आनंदपुरा से उसके गांव नरसीपुर तक जाने का रास्ता घने जंगलों के बीच से गुजरता है और कोई साधन न मिलने पर लोग मजबूरी में ये रास्ता पैदल ही तय करते थे। जब इस रास्ते पर चलकर जांच की गई तो नरसिंहपुर से करीब 2 किलोमीटर पहले सड़क किनारे वेंकट की चप्पल पड़ी मिली, तो उन्हें शक हुआ कि जरूर डाकुओं द्वारा ये वारदात की गई है। गहनता से जांच करने पर जंगल में कुछ मीटर दूर वेंकट के फटे कपड़ों के साथ साथ जमीन पर सूख चुके खून के धब्बे भी दिखाई दिए और करीब 100 मीटर दूर एक सूखे बरसाती नाले के पास बाघ के पगमार्क्स भी दिखाई दिए। लेकिन यहाँ बाघों के पगमार्क्स मिलना एक सामान्य सी बात थी। उस इलाके में मौजूद डाकुओं से सख्ती से पूछताछ की गई, पर किसी ने भी कोई जानकारी होने से मना कर दिया और वेंकट का रहस्य कभी नहीं खुल पाया। लोगों का मानना था कि वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया है। इस घटना से कुछ दिन बाद कमसी से एक व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर कोडी की तरफ जा रहा था। जब वो आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसे रास्ते में पड़ने वाली एक छोटी सी नदी, जिसका पानी लगभग सूख चुका था, उसके किनारे पानी पीता एक बाघ दिखा। ये बाघ उसे कुछ अलग लगा। उसके सिर के चारों ओर काफी बड़े बाल थे। वो व्यक्ति नदी पर बने पुल की रेलिंग पर पैर टिका के खड़ा हो गया। जब पानी पीकर वो बाघ वापस जंगल की ओर जाने लगा तो उस आदमी ने शरारत में उस बाघ की तरफ चिल्लाकर आवाज निकाली। उसकी आवाज निकालते ही वो बाघ पलटा और दहाड़ते हुए तेजी से दौड़ते हुए उसकी ओर आने लगा। उस आदमी ने रेलिंग से पैर हटाया और पूरी जान लगा के अपनी साइकिल दौड़ा दी और वहां से बच निकला। कोडी पहुंचकर उसने सबको बताया कि किस तरह आज वो एक शेर जैसे दिखने वाले खतरनाक बाघ से बचकर आया है, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। 1 महीने बाद कोडी से आनंदपुरा के बीच घने जंगलों के बीच स्थित एक गांव। इस गांव की एक महिला रेवती गांव के पीछे बह रही नदी की एक धारा में अपनी भैंस को नहलाने गई थी और उस नदी के किनारे पानी में लेटी अपनी भैंस की तरफ मुंह करके बैठ गई। पास ही में एक महिला जो नदी से पानी भरते हुए रेवती से बात कर रही थी, मटके में पानी भर के गांव की तरफ चल दी। अभी वो कुछ कदम ही दूर गई थी कि उसे अपने पीछे रेवती की चीख सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाघ ने रेवती के गले को अपने जबड़ों में दबा रखा था, लेकिन उस महिला के पीछे पलटकर देखते ही उस बाघ ने रेवती को छोड़ा और उस महिला की तरफ देखकर जोर की दहाड़ मारी। मटका जमीन पर फेंक उस महिला ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर जंगल की ओर बढ़े और करीब 1 घंटे बाद रेवती का शरीर झाड़ियों से मिला। वो बाघ रेवती का एक पैर का कुछ हिस्सा खा चुका था। इस महिला ने बताया कि ये बाघ कुछ अलग था। इसके सिर पे बड़े बड़े बाल थे। ये खबर अब हर जगह फैल चुकी थी। बॉम्बे और मैसूर प्रोविंस के कुछ शिकारी इस बाघ को मारने के लिए आए। उन्होंने जंगल छाना, भैंस और कटड़ों को बेट की तरह बांधकर मचानों पर बैठकर इंतजार किया, पर इस बाघ का पता नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ये शिकारी वापस लौट गए। इस बाघ के द्वारा लोगों को मारे जाने की खबर अखबारों के माध्यम से एंडरसन तक भी पहुंची, तो वो इस इलाके के लोगों को
इस बाघ के आतंक से निजात दिलाने अब अपने एक शिकारी दोस्त लोफ्टी के साथ बेंगलुरु से शिमोगा की तरफ चल दिए। शिमोगा पहुंचकर ये सगरा फॉरेस्ट के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से मिले और इस बाघ द्वारा मारे गए लोगों के गांव, तारीख और समय की जानकारी ली, ताकि इस बाघ द्वारा अपनाए गए शिकार के पैटर्न से अंदाजा लगा सकें। और इन्होंने अनुमान लगाया कि इस बाघ द्वारा अगला हमला आनंदपुरा के पास शरावती नदी के किनारे जंगलों में स्थित छोटे छोटे गांवों में हो सकता है। अभी तक इसने काफी अंतराल के बीच में लोगों को शिकार बनाया था। इससे ये बात तो स्पष्ट थी कि ये पालतू मवेशियों को भी मारकर खा रहा था। अगले दिन लोफ्टी ने बेट के लिए 4 भैंस के कटड़े और एक बूढ़ी भैंस खरीदी। पहले कटड़े को उस पुलिया के पास बांधा जहां ये बाघ उस साइकिल सवार आदमी के पीछे भागा था। बूढ़ी भैंस को टुपुर के पीछे नदी के पास, जहां इस बाघ ने एक महिला रेवती को अपना शिकार बनाया था। दूसरा कटड़ा आनंदपुर से नरसिंहपुर के बीच उस जगह बांधा जहां उस व्यापारी वेंकट के फटे कपड़े मिले थे। तीसरे और चौथे कटड़े को शरावती नदी के किनारे अलग अलग जगह बांध दिया गया। एंडरसन ने भी एक भैंसा खरीदकर उसे आनंदपुरा से सागरा के बीच मुख्य सड़क से कुछ मीटर अंदर जंगल में बांध दिया। उनका अनुमान था कि बाघ इसी क्षेत्र में होगा। और अगली सुबह एंडरसन द्वारा बांधे गए भैंसे को छोड़कर सभी बेट सुरक्षित मिले। बीती रात बाघ ने उसी का शिकार किया था और जंगल में कुछ दूर ले जाकर उसका कुछ हिस्सा खा भी लिया था। लोफ्टी इस बाघ का शिकार करने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए एंडरसन ने मारे गए बेट से कुछ दूरी पर एक पेड़ पर सुरक्षित ऊंचाई पर बांस द्वारा निर्मित एक मचान बनवाई और शाम करीब 4 बजे लोफ्टी को उस मचान पर बैठाकर आनंदपुरा के डाक बंगले में आ गए। अगले दिन जब एंडरसन वहां पहुंचे और मचान पर बैठे लोफ्टी द्वारा किए गए हाथ के इशारे और आवाज से वो समझ गए कि लोफ्टी शिकार में सफल रहे हैं। जब वो बाघ द्वारा मारे गए उस शिकार के पास गए तो उन्हें उसके पास 1 इंच मोटी खून की धार दिखी। उसका पीछा करते हुए 50 मीटर दूर इन्हें मृत पड़ा वो बाघ भी दिखाई दिया। लेकिन नजदीक जाकर ध्यान से देखने पर एंडरसन ने पाया कि ये वो अयाल वाला बाघ नहीं था, बल्कि कोई कम उम्र का बाघ था जो उस बाघ के धोखे में मारा गया। लोफ्टी की खुशी और उत्साह देखकर उन्होंने लोफ्टी को सच्चाई नहीं बताई और चुप रहे। वो समझ गए थे कि लोफ्टी ने सरकार द्वारा निकाले गए इश्तिहार को ठीक से नहीं पढ़ा था, जिसमें इस बाघ के चेहरे के आसपास अयाल जैसे बड़े बड़े बाल होना इसकी पहचान बताई थी। जब भी उस बाघ को गाड़ी के बोनट पर डालकर टुपुर पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोफ्टी ने उन लोगों को बोला कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यह आदमखोर बाघ मारा गया है। लेकिन जब लोगों ने उन्हें बताया कि वो बाघ ही नहीं है तो लोफ्टी ने एंडरसन की तरफ देखा और उनका चेहरा देखकर वो समझ गए और वो बड़े भारी मन से एंडरसन से बोले कि अगर उन्हें पता होता कि ये वो बाघ नहीं है तो वो उसे नहीं मारते। इसके बाद ये दोनों बेंगलोर लौट गए। एंडरसन के बेंगलोर लौटने के 1 साल बाद तक इस इलाके में बाघ द्वारा इंसान पर हमले की कोई घटना नहीं हुई। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि कमसी से कोडी जा रहे एक पैदल राहगीर को इस बाघ ने मारकर खा लिया है। एंडरसन ने शिमोगा के वन अधिकारी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उन्हें टेलीग्राम द्वारा तुरंत सूचित किया जाए। और 1 महीने बाद उन्हें शिमोगा के वन अधिकारी द्वारा एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ। ये बाघ कोडी और कमसी के बीच तेंदू के पत्ते इकट्ठे कर रही एक महिला को अन्य कई महिलाओं के सामने से उठा ले गया। एंडरसन ने छुट्टी न मिलने के कारण वहां आने में असमर्थता जताई, लेकिन साथ ही आश्वासन भी दिया कि समय मिलते ही वो वहां आ जाएंगे। अगले कुछ हफ्तों तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और फिर एक दिन एंडरसन को वन अधिकारी द्वारा भेजे गए एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ जो काफी विस्तृत था। इस बाघ ने इस बार कोडी और टुपुर के बीच एक साथ 2 लोगों को मार दिया था। अगले दिन ही एंडरसन शिमोगा के लिए निकल गए। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने उन्हें कमसी और कोडी डाक बंगले में रुकने और वहां के स्टाफ द्वारा हर प्रकार की सहायता किए जाने के 2 पत्र दिए। कोडी के रेंज ऑफिसर ने पत्र मिलते ही एंडरसन के रहने की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें भैंस के कटड़े के रूप में पेट भी उपलब्ध करा दिए। रेंज ऑफिसर ने बताया कि हाल ही के दिनों में
एक ठेकेदार को कुछ पेड़ों को काटने का ठेका दिया गया था और उसे काटने के लिए उस ठेकेदार ने कुछ लकड़हारों को शिमोगा से बुलाया था। प्रत्यक्षदर्शी लकड़हारों ने बताया कि 2 दिन पहले 4 लोग, जिनमें बाप बेटे भी थे, सुबह के समय कोडी से लगभग 3 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंचे जहां इन लोगों द्वारा पेड़ काटे जाने थे। इन्होंने बताया कि पेड़ काटने शुरू करने से पहले 17 वर्षीय बेटे ने अपने पिता से पान खाने की इच्छा जताई और उसका पिता अपने थैले से पान के पत्ते और सुपारी निकालकर मुख्य रास्ते के किनारे बैठकर पान बनाने लगा। तब तक ये दोनों लोग आगे बढ़ गए थे। अभी ये लोग कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें उस लड़के की चीख सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो उनका खून सूख गया। वो लड़का जमीन पर पड़ा था और एक बड़ा बाघ उसके कंधों को अपने जबड़ों में दबाए जंगल की ओर ले जा रहा था। कुछ दूरी पर खड़ा पिता ये देखते ही चिल्लाता हुआ अपने बच्चे को बचाने दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देख उस बाघ ने उस लड़के को छोड़ा और दहाड़ते हुए तेजी से बढ़कर उस आदमी के सिर पर इतनी जोर से वार किया कि उसके चेहरे की खाल गले तक लटक गई और सिर का एक भाग फटकर उसके कंधे से झूल गया। दूर सड़क किनारे जमीन पर बुरी तरह घायल वो लड़का अपनी आंखों के सामने अपने पिता को बाघ के हमले में मरता हुआ देख रहा था। उस आदमी के गिरते ही वो बाघ पलटा और उस घायल लड़के को उसकी गर्दन से जकड़कर जंगल में घसीट ले गया। दूर खड़े ये लोग इतना भयानक दृश्य देखकर जड़ हो गए थे। अगर ये शोर मचाते तो वो बाघ इन्हें भी मार डालता। और जैसे ही वो बाघ उस लड़के को लेकर जंगल में ओझल हुआ, ये दोनों टुपुर गांव की ओर भागे। जब गांव पहुंचकर इन लोगों ने इस घटना की जानकारी दी तो 8-10 लोग इकट्ठे होकर आनंदपुरा पुलिस चौकी की ओर जाने लगे। रास्ते में इन्हें अपनी ओर आता एक ट्रक दिखाई दिया, जिसे रुकवाकर उन्होंने ट्रक ड्राइवर को सारी जानकारी दी, पुलिस चौकी छोड़कर आने के लिए मदद का आग्रह किया। उस लकड़हारे का बेजान शरीर सड़क के किनारे पड़ा था, जिसे ट्रक में डालकर ये लोग पहले कमसी, उसके बाद शिमोगा वन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे, जहां पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराकर उस लकड़हारे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले दिन पुलिस पार्टी के साथ वन विभाग के रेंजर और बाकी टीम घटनास्थल पर पहुंचे। खून के धब्बों और घसीटे जाने से बने निशानों का पीछा करते हुए ये जंगल में कुछ मीटर आगे तो गए, लेकिन फिर सबकी हिम्मत जवाब दे गई और ये लोग वापस शिमोगा लौट गए। एंडरसन रेंज ऑफिसर के साथ उस जगह गए जहां यह घटना हुई थी। सड़क किनारे जंगल के बाहरी सिरे पर इंसानों द्वारा एक पंक्ति में लगाए गए सागौन के पेड़ थे, जिन्हें काटने का ठेका इन लकड़हारों को मिला था। ये पेड़ करीब 15 साल पहले लगाए गए होंगे और लगभग 20 फीट ऊंचे थे। कुछ मीटर अंदर चलने के बाद प्राकृतिक रूप से उगा जंगल शुरू हो जाता है, जिसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था। मैसूर प्रोविंस के निर्देशानुसार वहां जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध था। जमीन सागौन के बड़े बड़े सूख कर गिर चुके पत्तों से पटी पड़ी थी और 3 दिन पहले हुई इस घटना के साक्ष्य या कोई निशान ढूंढना लगभग असंभव सा ही था। इसलिए समय न गवाते हुए एंडरसन ने चारे के लिए 5 जानवर, जिन्हें इस जंगल से लगने वाली 4 प्रमुख सीमाओं पर, और एक जानवर को जंगल के अंदर प्राकृतिक तालाब के पास बांधने की मांग की। अगली सुबह 9 बजे तक उन्हें चारे के लिए 5 जानवर और शिकार के लिए परमिट दे दिया गया। शाम होने तक बेट के लिए लाए गए भैंस के सभी कटड़े और पाड़ों को उनके द्वारा बताई गई जगह पर बांध दिया गया। अगले दिन बेट को चेक करने गए फॉरेस्ट गार्ड ने उन्हें सूचना दी कि जहां पर इन बाप बेटे पर हमला किया गया था, उसके पास बांधे गए भैंस के कटड़े को बाघ ने मार दिया है। मारे गए बेट के पास एक सागौन के पेड़ पर लगभग 12-13 फीट ऊंचाई पर मचान बांध दी गई और शाम करीब 5 बजे एंडरसन उस मचान पर जाकर बैठ गए और सागौन के बड़े बड़े पत्तों से खुद को ढक लिया। धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया और पेड़ से करीब 15 फीट दूर भैंस का कटड़ा अब नजर आना बंद हो गया था। जंगल बिल्कुल शांत था, बस बीच बीच में आ रहे उल्लुओं की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। रात करीब 9 बजे अचानक जंगल के सन्नाटे को चीरती स्पॉटेड डियर की कॉल आनी शुरू हो गई। यह आवाज एंडरसन के सामने से आ रही थी, लेकिन तभी उनके पीछे की दिशा से हुई बार्किंग डियर की कॉल ने उन्हें चौंका दिया। वो बाघ आ चुका था। कुछ पलों बाद उन्हें अपने पेड़ के नीचे पड़े सागौन के पत्तों पर
किसी भारी जानवर द्वारा चलने से हुई चरमराहट की आवाज सुनाई दी और उसके बाद बाघ द्वारा मांस चबाने की आवाज। एंडरसन ने राइफल पर लगी टॉर्च ऑन की तो रोशनी पड़ते उस कटड़े को खा रहा बाघ एकदम से उठ खड़ा हुआ। वो अयाल वाला बाघ नहीं था, पर एंडरसन की तरफ ही देख रहा था। ये जानते हुए भी कि ये वो बाघ नहीं है, एंडरसन ने राइफल का ट्रिगर दबा दिया और एक भयंकर गर्जना के साथ सागौन के सूखे पत्तों पर पैर रगड़ने की आवाज और उस बाघ की पीड़ा भरी दहाड़ के बाद जंगल फिर से शांत हो गया। उन्होंने बताया कि वो बाघ उन्हें देख चुका था और रात को किसी भी समय हमला करके उन्हें मार सकता था। लेकिन अब एंडरसन के सामने भारी दुविधा थी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को कैसे बताएंगे कि एक बार फिर से एक निर्दोष बाघ मारा गया है, क्योंकि एक प्रतिबंधित क्षेत्र था और उन्हें सिर्फ उस आदमखोर बाघ को मारने की ही परमिशन मिली थी। कोडी डाक बंगला पहुंचने पर एंडरसन को वहां वो दोनों फॉरेस्ट रेंजर मिले। एंडरसन ने रेंजर्स को पूरी बात बताई, साथ ही तर्क दिया कि हो सकता है कि यही बाघ मैनीटर हो या फिर पिछले 2 साल में उसके अयाल झड़ गए होंगे। ये भी हो सकता है कि लोगों को इस बाघ के अयाल होने का भ्रम हो। उस समय तो फॉरेस्ट रेंजर्स ने एंडरसन की बात मान ली, लेकिन साथ ही डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को लिखित रिपोर्ट भी करी कि एंडरसन ने गलत बाघ को मार दिया है। जब इस घटना के 1 साल बाद तक भी इस इलाके में बाघ द्वारा इंसानों पर कोई हमला नहीं हुआ, तो लोगों के साथ साथ एंडरसन को भी विश्वास हो गया कि ये बाघ ही आदमखोर था और अयाल वाली बात केवल लोगों का भ्रम ही होगा। फिर एक दिन खबर आई कि आनंदपुरम और कमसी के बीच एक बाघ ने मवेशियों को चराने गए एक व्यक्ति को मारकर खा लिया है। इस घटना के ठीक 15 दिन बाद एक और आदमी जो कोडी से आनंदपुरा की ओर पैदल जा रहा था, उसे इस बाघ ने अपना निवाला बना लिया। और ठीक 1 महीने बाद आनंदपुरम से सटे गांवों में एक आदमी और एक औरत को अलग अलग घटनाओं में इस बाघ द्वारा शिकार बना लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताई गई इस बात ने एंडरसन को परेशान कर दिया कि इस बाघ के सिर पर बड़े बड़े बाल हैं। जिस तरह से ये बाघ एक के बाद एक लोगों को मार रहा था, उससे इस क्षेत्र के लोगों में दहशत के साथ साथ जंगल विभाग और प्रशासन के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वन अधिकारी का पत्र प्राप्त होते ही एंडरसन शिमोगा पहुंच गए। कमसी और कोडी रेंज ऑफिसर वही पुराने 2 रेंज ऑफिसर थे। उन्होंने एंडरसन से माफी मांगी और इस बाघ को मारने की योजना पर काम करने लगे। दूसरे दिन ही इस बाघ ने इस रिजर्व फॉरेस्ट के उत्तरी भाग में स्थित अम्बलीगोला डैम के पास एक और बंजारे लड़के को मारकर खा लिया। अम्बलीगोला पहुंचने के लिए इस रिजर्व फॉरेस्ट का पूरा चक्कर काटकर जाना पड़ता है। अगली दोपहर तक एंडरसन और दोनों रेंज ऑफिसर अम्बलीगोला डाक बंगला पहुंच गए। इस डाक बंगले के पीछे पानी की एक धारा बहती है जो आगे 2 किलोमीटर दूर अम्बलीगोला डैम में मिल जाती है। इस डैम के पास ही कुछ बंजारों ने अपना डेरा लगा रखा था और मारा गया वो लड़का उस समय पास ही में अपने मवेशी, गाय, भैंस और बकरियां चरा रहा था। ये बाघ मानव रक्त का इतना प्यासा था कि उसने उस लड़के के चारों तरफ चल रहे मवेशियों के बजाय उसको अपना शिकार बनाया। घटनास्थल पर बाघ के पगमार्क्स का पीछा किया तो वो कुछ मीटर जलाशय के साथ साथ चलकर पानी की उसी धारा के साथ चलते हुए अम्बलीगोला डाक बंगले की दिशा में ही गया था जिसमें एंडरसन और रेंजर रुके थे। पानी की उस धारा के दोनों ओर घना जंगल था। अंधेरा होने के कारण ये सभी डाक बंगले में वापस आ गए। आधी रात के करीब डाक बंगले के पीछे का जंगल बाघ की दहाड़ से गूंज उठा। बगल के कमरों में सो रहे रेंजर्स ये आवाज सुन के उठ गए और उन्होंने एंडरसन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एंडरसन डाक बंगले का मुख्य दरवाजा खोलकर रेंजर्स के पास आ गए। वो बाघ अभी भी दहाड़ रहा था। उन्होंने आवाज से अनुमान लगाया कि बाघ पीछे बह रही जलधारा के दूसरी ओर करीब 1 किलोमीटर दूर है और इसी तरफ आ रहा है। उन्होंने अपनी राइफल उठाई, उस पर लगी टॉर्च को सही से लगाया और डाक बंगले के पिछले दरवाजे से निकलकर धारा के साथ साथ पैदल अकेले ही चल दिए। ये एक चांदनी रात थी और सामने नदी के पार हल्की सी हलचल भी होती तो उन्हें दिख जाती। कुछ पलों के लिए तो जंगल शांत रहा, लेकिन बाघ ने फिर से दहाड़ना शुरू कर दिया। यह आवाज हर पल नजदीक आती जा रही थी। एंडरसन उस जलधारा के पास पहुंच गए और अब उनके पास एक फैसला लेना जरूरी था। अगर बाघ नदी के उस पार है
तो उन्हें नदी पार करके बिना बाघ की नज़रों में आए उसके इतना नज़दीक पहुंचना होगा जहां से वो निशाना ले सके। तभी बाघ ने एक बार फिर से गर्जना की और इस बार ऐसा लगा कि वो नज़दीक ही है। एंडरसन के पास सोचने का वक्त बहुत कम था और उस नदी के बीचों की झाड़ियों के बीच जाकर छुप गए। ये ज़्यादा गहरी नहीं थी, पानी एंडरसन की कमर की ऊंचाई से भी कम था। अगले 2-3 मिनट गहरे सन्नाटे के थे, लेकिन ये पल बड़े ही भयावह थे। एंडरसन सोच रहे थे कि कहीं उस बाघ ने उन्हें पानी में उतरते हुए तो नहीं देख लिया और वो चुपचाप घात लगाकर कहीं उन्हीं की ओर बढ़ रहा हो, या हो सकता है कि उन्हें देखकर वो वहां से चला गया हो। लेकिन तभी जो हुआ उसने एंडरसन के होश उड़ा दिए। उनके बिल्कुल पास से जोरदार दहाड़, और ये दहाड़ भी वहां हुई जहां थोड़ी देर पहले एंडरसन खड़े थे। वो बाघ नदी की दूसरी ओर नहीं बल्कि उसी ओर था जिस ओर से एंडरसन आए थे। बाघ जोर जोर से दहाड़ रहा था और ये इतनी पास था कि उन्हें अपने कानों में कंपन महसूस हो रही थी। चांद की रोशनी में 20-25 गज की दूरी पर खड़े बाघ की धारियां भी दिखाई दे रही थी। ये बाघ एंडरसन के सामने दाईं ओर था। उन्होंने राइफल पर लगी टॉर्च जलाई और उसके दाहिने कंधे का निशाना लेते हुए फायर कर दिया। गोली लगते ही बाघ पीछे की ओर गिर गया, फिर दूसरा और तीसरा फायर झोंक दिया। उस बाघ ने एंडरसन को देख लिया था और गुस्से और पीड़ा में दहाड़ता हुआ वो एंडरसन की तरफ बढ़ने लगा। जब मात्र 10 गज की दूरी पर खड़ा बाघ एंडरसन पर छलांग लगाने ही वाला था, वो एक पत्थर पर लड़खड़ाया और इसी बीच एंडरसन ने चौथा फायर कर दिया जो बाघ के सिर में लगा। गोली लगते ही बाघ पीछे जमीन पर गिर पड़ा, कुछ पल हिला और फिर शांत हो गया। जब एंडरसन ने इसके नजदीक जाकर टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो उसे देखकर हैरान रह गए। इस बाघ की गर्दन और चेहरे के आसपास के बाल सामान्य बाघों की तुलना में काफी बड़े थे, जो बब्बर शेरों जैसे लग रहे थे। अगले दिन जांच किए जाने पर एंडरसन को इस बाघ के पैरों में गोलियों से हुए घाव के निशान मिले। दाएं पैर की हड्डी गलत जुड़ी थी, जिसकी वजह से वो पैर टेढ़ा और थोड़ा छोटा हो गया था। कंधे और चेहरे के पास गोलियों के छर्रे लगे थे और एक दांत टूटा हुआ था। यही वजह थी कि मवेशियों को मारकर खाने वाला ये बाघ नौसीखिए शिकारियों की गलती के कारण विकलांग हो जाने पर आदमखोर बन गया।